जय हिंद, नमस्कार। मैं विकास कुमार आप लोगों के बीच यूनिक पब्लिकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार डीएलएड भर्ती परीक्षा के उन विगत कुछ वर्षों के में पूछे गए क्वेश्चंस का जो है आज हम लोग डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं आपका 8/4/2024 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे बिहार डीएलएड में, उसका क्वेश्चंस का आज हम लोग जो है डिटेल एनालिसिस देखने वाले हैं। तो आप लोग जो है देखने का प्रयास कीजिएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, है ना। तो देखिए, आज हम लोग साइंस का जो करने वाले हैं और पहले आपका हिंदी आता है, उसके बाद आपका साइंस, है ना। और साइंस में देखिए क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो दोस्तों कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। ये क्वेश्चन जो हम लोग 51 नंबर से आज हम लोग इसका डिटेल एनालिसिस देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का क्वेश्चन। और आज का क्वेश्चन जो है आपके सामने ये रहा, है ना। पहला क्वेश्चन जो है साइंस का वो आपका ये रहा। पहला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, सीधा बोला गया 51 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, 51 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है। हाँ, 51 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, किस जीव का प्रयोग जैविक खाद के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैविक खाद में बहुत सारा जीव का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं एजोला, ई कोलाई, कैसिया और अस्पायरो वगैरह। देखिए दोस्तों, इसमें से एक जीव आता है एजोला, एक जीव आता है एजोला जो क्या करता है, एक एनाबीना, है ना, एक एनाबीना एक नाम का एनाबीना, है ना, एनाबीना नाम का जो है एक क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया है। क्या है ये? साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया होता है ये। साइनोबैक्टीरिया का सहजीवी होता है। क्या होता है? सहजीवी का मतलब होता है दोनों साथ में क्या करता है, जीवन बिताता है, सहजीवी होता है ना, सहजीवी होता है। अब कौन होता है सहजीवी? तो ये आपका एजोला जो होता है एक प्रकार का फर्न जीव है। कैसा जीव है? फर्न जीव है जो जल में रहता है ना। जलीय फर्न जीव इसको कहते हैं, जलीय फर्न जीव है जो क्या करता है, जल में रहता है और एनाबिना नामक साइनोबैक्टीरिया के साथ सहजीवन बिताता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसको कहा जाता है जैविक खाद के रूप में, है ना। और क्या करता है, जैविक खाद में इसका बहुत सारा योगदान भी होता है। जब जैविक खाद बनते हैं, है ना, तो उसमें बहुत सारा इसका योगदान होता है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ए इसका जो है बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन में, है ना। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन जो आपके रिपीटेड हो रहे हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं। तो कभी भी इस क्वेश्चन को इग्नोर करके नहीं देखना है कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है ना। इजी है, लेकिन दोस्तों एग्जाम में आपको फंसा देगा ये क्वेश्चन, है ना। बहुत सारे एक जैसा रहते हैं। जैसे देखिए, बोला गया अंगूर में कौन सा अम्ल सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अंगूर में कौन सा अम्ल सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? तो सभी जितने भी फल होते हैं सभी में लगभग कुछ ना कुछ अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए बोला गया मैलिक एसिड। मैलिक एसिड किसमें पाया जाता है दोस्तों? तो सेब में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सेब में। टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड जो पाया जाता है दोस्तों वो आपको पाया जाता है इमली में। किसमें पाया जाता है? इमली में। और पाया जाता है आपका क्या? अंगूर में, है ना। इमली में और अंगूर में पाया जाता है। ठीक है, आपका ऑक्जेलिक एसिड की बात किया जाए, ऑक्जेलिक एसिड का, तो ऑक्जेलिक एसिड किसमें पाया जाता है? तो आपका टमाटर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? टमाटर में। ठीक है, तो ये सब जो है आपको ऑप्शन इतने सारे क्लियर हो रहे हैं ना। ये तीनों ऑप्शन जो आपको क्लियर कर चुके हैं। ये गंधक का एसिड ये अलग चीज होता है। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको बी मिल चुका होगा। और इसका देख रहे होंगे आप, बी इसका सही उत्तर यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है इस तरह का क्वेश्चन लगातार प्रीवियस ईयर सेट में हम लोग को मिला है ना, लगातार मिला भी है। और ये क्वेश्चन जो होते हैं आसान भी होते हैं ना। आपको बहुत सारा साइट्रिक एसिड पूछा जाता है, एसिटिक एसिड पूछा जाता है ना। इस तरह के तमाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो ये सब जो है लैक्टिक एसिड पूछा जाता है। तो इस तरह का ऑप्शन आपको जो है क्रिएट किए जाएंगे, तो ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए अब चलते आगे। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों एथेनॉल। क्या पूछा गया? एथेनॉल। एथेनॉल के बारे में हम लोग पढ़े हैं। पहले होता है मिथेनॉल, फिर होता है एथेनॉल, फिर होता है प्रोपेनॉल, फिर होता है ब्यूटेनॉल, फिर होता है पेंटेनॉल। सब ऐसे चलते चलता है। ठीक है, तो ये आपको एथेनॉल के बारे में किया है, यानी दो, कितना? दो, है ना। दो आपका कार्बन के बारे में बात किया है, दो कार्बन इसमें होगा। बोला गया उसके साथ किसके साथ अभिक्रिया करना है? सोडियम के साथ। किसके साथ अभिक्रिया करना है? सोडियम के साथ।
तो आपको ये पता होना चाहिए सोडियम जो होता है दोस्तों, सोडियम जो होता है ये आपका एक प्रकार का क्या है, धातु है। क्या है ये, धातु है। और किसी भी चीज का धातु के साथ, जब भी कोई धातु अगर उसमें है ना अभिक्रिया में शामिल हो जाए, जब भी धातु कोई अभिक्रिया में शामिल हो जाए तो हमेशा जो अवशेष के रूप में निकलेगा, क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलता है। क्या निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है, H2 निकलता है। ये याद रखिएगा कि जब भी सोडियम हो या फिर कोई और धातु, कोई भी धातु अगर अभिक्रिया में भाग लेता है तो उसके साथ जो निकलता है वो क्या निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है। याद रखिएगा, ठीक है, हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है, हाइड्रोजन निकलता है। ये आपको याद होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या, फॉर्मूला क्या होता है, इथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है आपका क्या होता है, C2H5OH। C2H5OH जो होता है इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, इथेनॉल का। जब इसके साथ रिएक्ट करते हैं, जब इसके साथ अभिक्रिया करते हैं तो आपको ये बनता है, ठीक है। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा, इसका जो है आपको याद भी होगा, ठीक है, ऐसे करके इसको याद किया जाता है। तो बताइए क्या होगा, क्या निकलता है, तो आपको जो है हाइड्रोजन निकलता है। कभी भी ये क्वेश्चन को याद रखिएगा, कभी भी किसी के साथ अगर सोडियम या फिर किसी तरह का कोई धातु अगर अभिक्रिया करता है और निकलने की बात किया जाए, बोला जाए कौन सा गैस निकलती है, तो हमेशा जो है H2 मारिएगा। क्या मारिएगा, H2 मारिएगा, है ना, हाइड्रोजन मारिएगा जब धातु के साथ करता हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। आगे बोला गया तत्व यानी कोई एलिमेंट जिसके परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। अब बताइए न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है, वैसे एलिमेंट के बारे में बताना है जिसका न्यूट्रॉन में क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन में नाभिक में न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है, ठीक है। तो देखिए आपने सुना होगा हाइड्रोजन का नाम, है ना, हाइड्रोजन का होता है 3 रूप होता है, ट्रिटियम होता है, प्रोटियम होता है और इट्रियम होता है, ठीक है। उसमें एक होता है प्रोटियम, क्या होता है, उसमें होता है प्रोटियम, क्या होता है, प्रोटियम होता है, प्रोटियम होता है। वो देखिएगा हाइड्रोजन का पहला हो तो क्या होता है, ये एक होता है, इसमें परमाणु संख्या भी एक होता है, ये आपका न्यूट्रॉन संख्या भी एक होता है, ठीक है। तो इसमें जो होता है आपका न्यूट्रॉन क्या होता है, अनुपस्थित होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, अनुपस्थित होता है। इसका एक मात्र जो होगा हाइड्रोजन। इसी कारण दोस्तों इसको आवारा तत्व भी कहा जाता है ना, हाइड्रोजन को ही क्या कहते हैं, आवारा तत्व। याद रखिएगा, इसको नया नाम भी पूछा जाता है कभी कभी, इसको जो आवारा तत्व भी कहा जाता है, आवारा तत्व भी कहा जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, आवारा तत्व, ठीक है, इसी को कहते हैं आवारा तत्व, ठीक है। तो ये जो है आपका ऑप्शन से आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या करता है, नाभिक में, कभी भी नाभिक में, है ना, ये न्यूट्रॉन नहीं बनाता है। नाभिक में न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता है, न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता है ना, उपस्थित नहीं होता है, उपस्थित नहीं होता है, ठीक है, उपस्थित नहीं होता है, ये याद रखिएगा, है ना। उसके बाद इसमें केवल प्रोटॉन, है ना, इसमें केवल प्रोटॉन और पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। न्यूट्रॉन तो अनुपस्थित ही होता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटॉन, है ना, प्रोटॉन पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन पाया जाता है ना, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पाया जाता है, ठीक है। जो बोला गया न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। सही उत्तर आपका क्या होगा, ए, इसका जो है बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों 55 नंबर क्वेश्चन पे। और 55 नंबर आपके सामने ये कह रहा है, बताइए निम्नलिखित में से किसे पादप साम्राज्य का उभयचर के रूप में जाना जाता है। पादप साम्राज्य मतलब एक बहुत बड़ा साम्राज्य होता है ना, ब्रायोफाइटा, है ना, टेरिडोफाइटा, सब इसमें जो होता है, सब इसमें बहुत सारा साम्राज्य है। अब उस साम्राज्य में उभयचर किसको कहते हैं, है ना, पादप जगत का उभयचर, इसको बोलते हैं पादप जगत का उभयचर, है ना, पादप जगत का उभयचर। अब किसको कहते हैं पादप जगत का उभयचर, ये आपको समझना पड़ेगा। तो पादप जगत का उभयचर जो है उसको कहते हैं ब्रायोफाइटा को। किसको कहते हैं, ब्रायोफाइटा को। अब ये क्या करता है, अगर उभयचर कहते हैं, यानी उभयचर कैसे होता है ये, यानी रहने का जो काम होता है, रहने का काम जो है वो करता है किस पर, भूमि पर। कहाँ रहता है ये, भूमि पर रहता है। लेकिन जब इसको जनन की जरूरत पड़ती है, जब इसको प्रजनन की जरूरत पड़ती है, जनन की जरूरत पड़ती है, तो क्या करता है, पानी में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, जब इसे जनन की जरूरत पड़ती है ना, जरूरत होती है, तो वह क्या करता है, जल में चला जाता है ना, पानी में चला जाता है, जल में चला जाता है, पानी में जाता है, ठीक है। तो ये समझना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज यही इसका क्या है, रीजन है, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं क्या, ब्रायोफाइटा को कहते हैं उभयचर। पादप जगत का क्या कहते हैं, इसको उभयचर कहते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आता होगा, लैंगिक जनन के द्वारा ये करता है ना,
ये जो करता है लैंगिक जनन के द्वारा, किसके द्वारा करता है, लैंगिक जनन के द्वारा ये है ना, ये आपको क्या करता है, जनन करता है ना, लैंगिक जनन के द्वारा ये जनन करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थैलोफाइटा जो होते हैं, थैलोफाइटा एक प्रकार सवाल वगैरह जो आता है, सवाल वगैरह जो आता है, सवाल इसी में आता है। ठीक है, सवाल इसी में आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। आगे देखिए बोला गया है सीडोस्टेटिफाइड एपिथेलियम पाया जाता है ना, ये बताइए क्या होता है। देखिए ये आप श्वास नली और ब्रोंकोई समझते हैं ना, श्वास नली यानी हमारे अंदर भी श्वास नली लेने के लिए ट्रेकिया ब्रोंकोई होता है ना, ट्रेकिया जिसको बोलते हैं, यहाँ पे श्वास नली लेते हैं ना तो अंदर में होता है ट्रेकिया और एक होता है ब्रोंकोई, दोनों होता है। देखिए ऊपर और नीचे दोनों जगह पे होता है ना, और ये जो अंदर में होता है, ये जो अंदर में होता है यानी इसका काम क्या होता है, सीडो एपिथेलियम पाया जाता है, इसका काम क्या होता है, श्वास नली और ब्रोंकोई को है ना, श्वास नली और ब्रोंकोई को किससे बचाता है पता है, धूलकण से। किससे बचाता है ये, धूलकण से, धूलकण है ना, धूलकण हमारे देखिएगा ब्रोंकोई होता है या फिर श्वास नली होता है, इसमें जो है जाने से रोकता है। कौन, ये आपका सीडोटिफाइड एपिथेलियम जो होता है, ये अंदर में धूलकण जाने से, और बलगम, बलगम समझते हैं ना, बलगम को है ना, बलगम को क्यों है, उसको जाने से रोकता है, यानी थूक ये सब जो होता है उसको मैनेज करने का काम करता है, अंदर में प्रदूषित नहीं होने देता है। इसका कण जो होता है, इसका कण को क्या करता है, ये कण को अंदर से जाने से रोकता है। ठीक है, तो सीडोस्टेटिफाइड एपिथेलियम जो है क्या करता है, तो श्वास नली और ब्रोंकोई को, श्वास नली और ब्रोंकोई को जो है धूलकण और बलगम से बचाने का काम करता है। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन को आपको है ना। देखिए किडनी के बारे में तो बहुत सारा चीज आपने देखता होगा है ना, अपशिष्ट पदार्थ को मूत्र को हो या फिर किडनी को जो है बहुत तरह का छानने उड़ने का काम करता है, वृक है ना, इसको नेफ्रॉन कहते हैं। इसका इकाई जो होता है क्या होता है, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन कहते हैं ना, इसका इकाई जो होता है इसको कहते हैं नेफ्रॉन है ना। आगे देखिए मूत्रपथ, और ये अलग चीज है, एसोफेगस है ना, एसोफेगस घेघा, एसोफेगस अलग चीज है। एसोफेगस भी एक प्रकार का जो है श्वास नली के रूप में ही जाना जाता है। एसोफेगस श्वास नली समझते हैं ना, अंदर में एक पाइप होता है ना एसोफेगस, जिससे भोजन वगैरह जाता है, उसी को कहते हैं एसोफेगस। ठीक है, चलिए बोला गया इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है ना, तो ग्रीन हाउस गैस कौन है ये सबसे पहले पकड़ना पड़ेगा कि कौन कौन सा ग्रीन हाउस गैस होता है। ठीक है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बोला गया CO2, यानी ये क्या है, ये जो है आपका ग्रीन हाउस गैस होता है ना, कई बार बता चुके हैं। मीथेन यानी CH4, ये भी क्या है, ये भी जो है आपका ग्रीन हाउस गैस होता है। ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दोस्तों नहीं होता, ये क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होता ग्रीन हाउस गैस में। अब आपका नाइट्रस ऑक्साइड है ना, N2O, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए नाइट्रस ऑक्साइड क्या एक कहा है, इसको कहते हैं लाफिंग गैस, क्या बोलते हैं इसको, लाफिंग गैस कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, लाफिंग गैस के रूप में इसी को जाना जाता है। ठीक है, N2O को। ठीक है, सही उत्तर आपका क्या होगा, सी, इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको बोला गया है निश्चल कनिकाएं है, निश्चल कनिकाएं, अच्छा क्वेश्चन सही है ना। निश्चल कनिकाएं जो है कहां पाया जाता है, ठीक है, निश्चल कनिकाएं। अब देखिए हमारे मस्तिष्क में जो है तंत्रिका तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र होता है कि नहीं होता है, तंत्रिका तंत्र, और तंत्रिका तंत्र जो होता है उसमें न्यूरॉन जो होता है बहुत बड़ा भूमिका निभाता है, न्यूरॉन जो होता है बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। और डेंड्राइट्स, आपको शायद पता होगा, जब डेंड्राइट्स का जब चित्र देखिएगा तो डेंड्राइट्स का चित्र जो होता है ऐसे ऐसे करके रहता है ना, बहुत अजीब टाइप का होता है उसका है ना, उसका जो फिगर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कैसा होता है ये है ना, उसका फिगर थोड़ा सा अजीब होता है ना, यानी जालीदार टाइप का बना होता है डेंड्राइट्स का है ना, उसमें डेंड्राइट्स वगैरह होते हैं। तो वही बोला गया है कि मिसल कनिकाएं जो होती है, मिसल कनिकाएं वो न्यूरॉन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है वो, न्यूरॉन में। न्यूरॉन क्या होता है, एक तंत्रिका तंत्र का जो है क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन है ना, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र का जो है कार्यात्मक इकाई है। और उसमें एक चीज क्या कहता है, निसल कोनिका ये होता है जो है वो आपका प्रोटीन संश्लेषण में भी काम आता है। क्या करता है ये जो आपको पाया जाता है ये आपका प्रोटीन संश्लेषण, किसमें, प्रोटीन संश्लेषण है ना, प्रोटीन संश्लेषण में भी काम आता है ना, प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोटीन संश्लेषण में काम आता है ना, प्रोटीन संश्लेषण में ये काम आता है। ठीक है, तो बोलिए कि न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन में क्या पाया जाता है, तो निसल कनिकाएं जो होती है वो आपका न्यूरॉन में पाया जाता है। न्यूरॉन में कहाँ पे पाया जाता है, डेंड्राइट्स में। न्यूरॉन में भी कहाँ पाया जाता है, डेंड्राइट्स, याद रखिएगा डेंड्राइट्स में पाया जाता है ना, डेंड्राइट्स। और डेंड्राइट्स का जो चित्र होता है वो आपका ऐसे करके होता है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके छपा होता है ना, यानी ऐसे करके होता है ये,
ऐसे करके छपा होता है डेंड्राइट्स, इस तरह का जो होता है डेंड्राइट्स होता है, ठीक है। तो डेंड्राइट्स भी आपको सही उत्तर आपका यहाँ पे होता, अगर न्यूरॉन ना होता डेंड्राइट्स भी होता तो सही आपका उत्तर हो सकता था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला गया दोस्तों, ये है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी लोगों को जो है कराया जा रहा है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चंस है ना, अगर कोई एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा अगर पैटर्न पकड़ता है तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं लगातार जो प्रैक्टिस करके जाते हैं उनको जो है कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं है, वो सारा उसको पैटर्न पकड़ में आ जाता है कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, पूछा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बोला कि स्कूलों में यौन शिक्षा, स्कूलों में यौन शिक्षा का मतलब, यौन शिक्षा का मतलब होता है सेक्स, है ना, सेक्स के बारे में जो एजुकेशन दिया जाता है, सेक्स एजुकेशन, उसके बारे में बोला कि स्कूलों में यौन शिक्षा की शुरुआत को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे क्या होते बीमारियां नियंत्रित हो सके। नहीं, बीमारियां नियंत्रित होने के लिए इसकी शिक्षा नहीं दी जाती है ना, बीमारियों को बचाने के लिए नहीं, लड़कों और लड़कियों के बीच बातचीत से बचने के लिए नहीं, लड़कों लड़कियों से बातचीत से भी कोई मतलब नहीं है ना, इसको कोई मतलब इससे नहीं है। सेक्स से संबंधी पहलुओं पर सही जानकारी प्रदान करने के लिए, बिल्कुल, है ना, यानी इसके बारे में जो अफवाह होता है, इसके बारे में जो अफवाह होता है, इसके बारे में जो गलत फहमी होती है, उसको बचाने के लिए, उसको रोकने के लिए ये कदम उठाया जाता है ना। इसी प्रकार देखते होंगे 9th में 8 9 में ही अभी से कुछ छोटे छोटे चैप्टर जो है डाल दिया जाता है ना, ताकि लोगों के अंदर गलत फहमी में ना जाए और लोगों के अंदर जो है किसी तरह को भ्रामक चीजें ना फैल सके, उसके जो है मन मस्तिष्क में क्लियर हो सके कि ये गलत चीज है, ये सही चीज है ना। इसी के लिए क्या किया गया है, इसको स्कूलों में भी डाल दिया गया। सी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला गया अगर कोई वस्तु विरामावस्था में, क्या बोला गया, विरामावस्था मतलब रुका हुआ है, कहां पे विरामावस्था में मतलब रुका हुआ है, से प्रारंभ करके एक समान त्वरण से गति करे तो क्या होगा, है ना, गति करे तो क्या होगा। अब देखिए, अब बोला गया ऑप्शन आपको दिया हुआ है वेलोसिटी और आपका टाइम, है ना, वेलोसिटी और स्पीड, ये जो है आपका एस बराबर होता है विस्थापन, तो विस्थापन से कोई मतलब नहीं है ना। आपको दिया हुआ यहाँ पे देखिए, ये अलग दिया हुआ, ये अलग दिया हुआ, यानी ये सब भी जो है सब भी नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है v बराबर u प्लस ए और टी, ये आपका होता है फॉर्मूला, ठीक है। गति के समीकरण नंबर 1, है ना, गति के समीकरण 1 है, ये गति के समीकरण 1 है ना। इसके बाद आपका और आता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी आपका इसी में आता है, दूसरा नंबर फॉर्मूला है ये, ठीक है। उसके बाद आपको और आता है यू स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, बी यू स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना, ये आपका तीसरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है, 2as, है ना, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो तीनों फॉर्मूला ये होता है, और तीनों फॉर्मूला में देखिए ये फॉर्मूला जो होता है पहला नंबर फॉर्मूला, उसी से ये निकला हुआ है ना। इसको अगर जीरो मान लें, क्योंकि ये बोला गया है विराम अवस्था से शुरुआत करता है, यानी जो शुरुआत करता है वहां से हमें जीरो होगा, और एक्सेलरेशन तो हमारा जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पर भी कोई समस्या आने वाली नहीं है, इसको भी हम क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। जब जीरो करेंगे तो क्या होगा, v बराबर देखिए, v बराबर यहाँ पे ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है आपका v बराबर है t हो सकता है। अब इसी को आगे लिखेंगे हम v प्रोपोर्शनल t, है ना, v बराबर v प्रोपोर्शनल t को बोलते हैं। इसका ए जो है बिल्कुल क्या होगा, सटीक उत्तर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया गति के पहले नियम, क्या बोला गया, गति के पहले नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो गति के 3 नियम होते हैं, है ना, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। पहला नियम को किसको कहते हैं, पहला नियम जो होता है जड़त्व का नियम भी कहते हैं उसको, गैलीलियो का भी नियम कहते हैं, बहुत सारा नाम से इसको जाना जाता है ना। गति का प्रथम नियम, उसमें क्या होता है, जो अवस्था में जो पड़ा हुआ है वही अवस्था में वो रहना चाहता है। गति में है तो गति में ही रहना चाहता है, रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहना चाहता है, जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, यानी वो चाहता है कि हम क्या करें, वेट करें, है ना, आराम करें, ये चाहता है। तो बोला गया क्या, गति के पहले नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो जड़त्व का नियम बिल्कुल है ना, आर्किमिडीज का सिद्धांत नहीं होगा, संरक्षक का सिद्धांत नहीं होगा, गैलीलियो का नियम कहते हैं, गैलीलियो का सिद्धांत नहीं, गैलीलियो का नियम, है ना, यानी ये जड़त्व का नियम इसको कहते हैं। ये इसका जो है बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर होगा ना, अप्रोप्रिएट, इसको कहते हैं गैलीलियो का नियम नहीं होगा, जड़त्व का नियम होगा। क्या होगा, जड़त्व का नियम इसका होगा, ठीक है, इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा, ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब देखिए F बराबर एम ए, है ना, F बराबर एम ए, है ना, F बराबर एम ए, है ना। पहला वाला बल की परिभाषा, दूसरा बल का सूत्र, है ना, ये देता है।
पहला वाला बल की परिभाषा के बारे में बताता है, दूसरा जो है F बराबर ma, और तीसरा वाला में आपको पता है कि क्या देता है ना, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया के बारे में बताता है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया के बारे में बताता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहाँ यूज होता है ये भी आपको पता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत किसको कहते हैं, यानी डूबने और डुबाने वाला जितना चीज है, पानी में तैरने वाला चीज है, सब आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत जो होता है किसमें होता है, P बराबर mv होता है, P बराबर mv होता है, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला गया है, यदि वस्तु का भार विस्थापित पानी के भार से अधिक हो तो वस्तु क्या होगा। ठीक है, जैसे बोला गया विस्थापित, यानी अगर वस्तु का भार जो है पानी से ज्यादा हो जाए, वस्तु का भार अगर पानी से ज्यादा हो जाए तो आप समझिए, है ना, पानी से ज्यादा हो जाए, तो जब पानी से ज्यादा होगा, जब ज्यादा होगा तो डूबेगा, यही ना होगा। जब सोचिए कि पानी का विस्थापित भार से अगर एक लोहा का वजन ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, लोहा डूब जाएगा। अगर कोई वस्तु का भार किसी पानी का जो विस्थापित भार है उससे कम रहेगा तो वो तैरेगा, यही होगा। ठीक है, जब विस्थापित भार से कम होता है तो तैरेगा, विस्थापित भार से ज्यादा होगा तो डूबेगा, यही ना होगा, हाँ डूबेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डूबेगा। ठीक है, यदि वस्तु का भार विस्थापित पानी के भार से अधिक हो जाएगा तो डूब जाएगा, जब कम होगा तो तैरेगा, यही होता है, यही बताए थे हम। ठीक है, चलिए इसको कहते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत के अनुसार ये होता है, किसके अनुसार होता है ये, आर्किमिडीज का सिद्धांत है ना, आर्किमिडीज का सिद्धांत के अनुसार ये होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला गया आपको, इनमें से कौन सा यंत्र ध्वनि के बहुल परावर्तन सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। बहुल का मतलब हो गया जो बहुत यातायात में होता है। ठीक है, यानी परावर्तन का मतलब होता है क्या, कि वैसे चीजों के बारे में बताना, ध्वनि के बारे में बताना है जो क्या करे, टकरा करके रिटर्न आता हो, स्कैटरिंग करता हो, है ना, उसके बारे में पूछा है। तो बताइए कौन कार्य नहीं करता है। तो स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर लगाते हैं जिसको बोलते हैं आला, है ना, वो क्या करता है, जब लगाता है आपके शरीर में तो उसके बाद को वो क्या करता है, वो सुनता है उसके ध्वनि को क्या करता है, वो सुनता है। तो ये तो आपका सही होगा, ये तो आपका क्या है, सही है। मेगाफोन है ना, मेगाफोन भी होता है, मेगाफोन है ना, मेगाफोन भी ये उसी में आता है, उसमें भी टकराता है मेगाफोन, है ना, मेगाफोन टकराता है, वो भी क्या करता है, ध्वनि के। मेगाफोन मतलब माइक जो होता है उसको कहते हैं मेगाफोन, है ना, माइक बोलते हैं ना जी, हेलो हेलो हेलो, वही है ना। हॉर्न भी क्या होता है, ये बार बार टकराता है। यानी ये तीनों का तीनों जो है उस सिद्धांत पर कार्य करता है। लेकिन हाइड्रोफोन जो है दोस्तों, ये देखिए लगा हुआ हाइड्रो का मतलब हो गया पानी, कहाँ हो गया, पानी की आवाज को जो सुनता होगा, पानी के नीचे जो आवाज को सुनता होगा, पानी के नीचे जो साउंड को सुनता होगा, उसको कहते हैं क्या, हाइड्रोफोन कहते हैं ना। पानी में ये काम करता है, कहाँ करता है, पानी के नीचे ये काम करता है। ठीक है, पानी के नीचे ये काम करता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। पानी के अंदर रिकॉर्डिंग सुनने के लिए, है ना, पानी के अंदर रिकॉर्डिंग सुनने के लिए, है ना, पानी के अंदर जो है रिकॉर्डिंग सुनने के लिए इसका यूज करते हैं ना, पानी के अंदर रिकॉर्डिंग को सुनने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बताइए 64 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, बोलिए भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधन, क्या बोला गया है, भावी पीढ़ी का मतलब होता है दोस्तों कि जो आने वाले जो पीढ़ी है ना, आने वाले जो पीढ़ी है उनके लिए ये बोला जा रहा है। कह रहा है भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने के लिए इनमें से कौन सा सतत विकास का उदाहरण है। यानी आने वाले पीढ़ी आपको पूछेगा कि आपने क्या किया, तो कहेंगे हम कुछ नहीं किए, है ना, रोज सुबह में खाना बनाते थे, रात में भी बनाते थे और खा करके मस्त रहते थे, यही पूछेगा आपको, यही बताइएगा आप। नहीं, आपको ये बताना है कि हम ये आपके लिए करके रखे हैं। ये पूछा गया आपके लिए कि भावी पीढ़ियों को आप क्या बताइएगा। तो भावी पीढ़ी जो आपके बाद आने वाले, आपके बच्चे जो आने वाले हैं, आपके जो पोते आने वाले हैं, उसको तो कुछ बताना पड़ेगा आपको कि आपके लिए हम क्या करके रख दिए। ठीक है, तो पर्यावरण का संरक्षण किए, नहीं किए, किसी चीज का और काम किए तो नहीं किए, क्या किए, खाली खाएं और सोएं, है ना, यही किए। तो इसीलिए बोला गया है भावी पीढ़ी के लिए, है ना। तो क्या जल संसाधन की सफाई किए, वैकल्पिक ईंधन भंडार ढूंढना, नए उद्योग स्थापित करने के लिए जंगलों को साफ करना, खनन के बाद कचरे को सुरक्षित निपटान की योजना बनाना। क्या करना चाहिए बताइए, क्या करना चाहिए इसमें, क्या किए आप। तो वैकल्पिक ईंधन, देखिए अभी क्या है दोस्तों, सबसे ज्यादा जो समस्या होती है वो ईंधन की होती है, सबसे ज्यादा समस्या जो होती है वो ईंधन की होती है। अब देखिए इसके पहले अगर हमारे
पूर्वज की बात किया जाए यानी हमारे दादा की बात किया जाए तो उस समय जो है कोयले पर ज्यादा डिपेंडेंट होते थे लोग, लकड़ी पर ज्यादा डिपेंडेंट होते थे। ठीक है, अभी देखिए जैसे जैसे जनरेशन चेंज हो रहा है, अभी किस पर डिपेंडेंट हो गए हैं सब, अभी डिपेंडेंट हो सोलर प्लेट पर डिपेंडेंट होने वाले हैं, है ना। इलेक्ट्रिक पर देखिए, हमारे पिताजी तक इलेक्ट्रिक था, अब देखिए सोलर प्लेट आ गया, आने वाला दिन में हो सकता है हाइड्रोजन पर भी आ जाए। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, चेंज होती है। ये भावी पीढ़ी के लिए क्या एक दिया जा रहा है ना। तो सही उत्तर आपका क्या होगा, 20 का जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है। वैकल्पिक ईंधन भंडार, वैकल्पिक मतलब ईंधन का जो भंडार है उसको वैकल्पिक रूप से चेंज करना, चुनना, नया रूप में चुनना। ठीक है, ये आपको बोला गया। चलिए आगे बोला गया सूर्य के प्रकाश, क्या बोला गया, सूर्य के प्रकाश यानी सन ऑफ लाइट, लाइट ऑफ सनलाइट, है ना, यानी सन के लाइट में होने वाले वायु प्रदूषण। अब सनलाइट से कौन कौन सा प्रदूषण होता है, सनलाइट से बताइए, है ना, बताइए क्या होगा। तो धुंध को कम करना ये प्रदूषण नहीं है, धुंध को कम करना ये नहीं है, अम्ल वर्षा नहीं। आगे बताइए, देखिए ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण समझते हैं ना, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा में, है ना, ऑक्सीजन का ज्यादा मात्रा में, ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा में वाला स्मॉग। स्मॉग जो होते देखते होंगे, स्मॉग है ना, एक प्रकार का स्मॉग प्लस फॉग, है ना, स्मॉग प्लस फॉग, इसी को बोलते हैं स्मॉग प्लस फॉग। स्मॉग प्लस फॉग को क्या कहते हैं, स्मॉग, स्मॉग कहते हैं ना, स्मॉग कहते हैं, ये आप समझिएगा। ठीक है, दोनों मिलाकर के क्या बनता है, स्मॉग बनता है। तो बोल रहा है कि सूर्य के प्रकाश में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण किसका होता है, इसी का होता है, धूलकण का, धूलकण का, फॉग का, कोहरा का, दोनों मिलाकर के जो होता है वो आपका क्या बनता है, स्मॉग बनता है। देखते होंगे आप बहुत जगह पे जो है अलग अलग क्लाइमेट होता है, कब कहाँ स्मॉग ज्यादा मतलब ये होता है ना, इसका मौसम जो होता है बिल्कुल जो होता है बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा, सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे देखिए बोला गया बरौनी, क्या बोला गया, बरौनी तेल कारखाना बिहार के किस जिला में है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, आप लोग से बिहार के हैं और जो आपके जो है बरौनी तेल सोजा कारखाना से जो रिलेटेड होंगे वो लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये इसका स्थापना कब हुआ था, है ना, इसका स्थापना कब हुआ था। बाकी तो हम बताएंगे ये, है ना, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, और किसके सहयोग से हुआ था ये भी बताइएगा। ठीक है, तो बरौनी तेल सोजा कारखाना जो है दोस्तों बिहार में बेगूसराय में, कहाँ पे है ये, बेगूसराय, है ना, बेगूसराय जिला में ये पड़ता है ना, बेगूसराय जिला में पड़ता है। और इसका जो स्थापना हुआ था दोस्तों 1964 में, कब हुआ था, 1964 में हुआ था, 1964 में। और ये जो किसके सहयोग से किया गया था, तो यूएसएसआर, है ना, यूएसएसआर यानी संयुक्त राज्य, सॉरी यूएसएसआर यानी ये रसिया के द्वारा किया गया था ना, संयुक्त राष्ट्र रसिया जो है उसके द्वारा ये किया गया था, रूस के सहयोग से किया गया था। ठीक है, और देखिए बेगूसराय में एक चीज और है, कांवर ताल, क्या बोलते हैं, कांवर ताल झील, है ना, कांवर ताल झील है वहीं पे, कांवर ताल झील है, जो आपको पता होगा ये क्या है, आर्द्र भूमि में डाल दिया गया है ना, ये आर्द्र भूमि जो है उसमें डाल दिया गया। बताइए आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग बता सकते हैं 2 फरवरी, क्या बोलेंगे, 2 फरवरी को मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये सब जो है आपको याद रखने की जरूरत है, याद करने की जरूरत है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताइए, ज्वारीय ऊर्जा, क्या बोला गया, ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र किसकी ऊर्जा का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ज्वारीय ऊर्जा जो होते हैं दोस्तों, ज्वारीय ऊर्जा वो कहां से निकलते हैं, समुद्र से, समुद्र से समझते हैं ना, समुद्र में ना, समुद्र में जो लहर होती है, समुद्री लहरें जो होती है, लहरें होती है, लहरें, समुद्री लहर, समुद्री लहरें जो होती है वो क्या करती है ना, जैसे आपका ऐसे 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 करके जाती है टाइडल एनर्जी में, ऐसे ऐसे करके जाती है, तो ऊपर नीचे जो होती है, ऊपर नीचे जो होती है उससे क्या होता है, एक एनर्जी जनरेट होता है, क्या होता है, उससे जो होता है एक एनर्जी जनरेट होता है ना, एनर्जी जनरेट होता है, उसी से बिजली भी पैदा होता है, क्या होता है, उसी से बिजली भी पैदा होता है। ठीक है, ये उत्पन्न करते हैं क्या, ज्वार, कुछ बोलते हैं ज्वारीय ऊर्जा, क्या बोलते हैं उसको, ज्वारीय ऊर्जा बोलते हैं, ज्वारीय ऊर्जा, है ना, ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। ये ज्यादा ज्यादा क्या होता है, समुद्र वगैरह में जब कभी पुरी वगैरह को घूमने के लिए गए होंगे, है ना, उड़ीसा में पुरी वगैरह घूमने के लिए गए होंगे, तो वहां देखे होंगे कैसे लहर जो है ऐसे करके चलता है। ठीक है, लहर कैसे करके चलता है ये आपको पता होगा, और उसी से जो है उसी से बिजली भी पैदा होता है, उसी से क्या होता है, बिजली भी पैदा होता है। ठीक है, वहां पे एक मशीन लगा दिया था और बिजली पैदा करता है। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बोला गया है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, इतना अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है दोस्तों, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है वो आपका क्या होता है, एसआई शक्ति, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, क्या होता है,
वाट होता है। लेकिन व्यवसायिक मात्रक जब बोला जाएगा, व्यवसायिक मात्रक क्या बोला जाए, व्यावसायिक व्यावसायिक मात्रक, व्यवसायिक मात्रक जब बोला जाएगा तो होता है किलोवाट। क्या बोलते हैं, किलोवाट है ना, किलोवाट बोलते हैं उसको, ठीक है। अब देखिए बोला गया है किलोवाट जो होता है ये आपका व्यवसायिक मात्रक होता है। कॉमर्शियल क्या बोलते हैं इसको, कॉमर्शियल है ना। एम्पियर किसका होता है, इलेक्ट्रिक करंट का होता है ना जी, एम्पियर। वाट किसका होता है, शक्ति का, आपको पता है विद्युत शक्ति का। जूल किसका होता है, तो होता है ऊर्जा का और कार्य का होता है। क्या होता है, कार्य का भी होता है, ठीक है, उष्मा का भी होता है कहीं कहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट बता दीजिए सही उत्तर क्या होगा। 20 का जो है बिल्कुल सही। आगे बताइए, बोला गया विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है ना। विद्युत परिपथ देखे हैं, हाँ। विद्युत परिपथ का मतलब होता है जहां पे लाइन आपका दौड़ता है, जहां पे लाइन आपका क्या हो, दौड़ता हो, उसी को बोलते हैं विद्युत परिपथ। परिपथ का मतलब होता है लाइन, है ना। और लाइन जिस लाइन पे करंट दौड़ता है उसी को बोलते हैं विद्युत परिपथ, ठीक है। अब विद्युत परिपथ में बोला गया फ्यूज को जोड़ा जाता है, फ्यूज। अब फ्यूज जब लाइव तार से जोड़ा जाता है, किसको जोड़ा जाता है, लाइव तार से। अगर लाइव तार से ना जोड़ा जाए तो फ्यूज कैसे कटेगा, फ्यूज कटने के बाद पूरा घर में लाइन कट जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि फ्यूज को जो है मेन तार से जोड़ा गया है। अगर मेन तार से नहीं जोड़ा जाएगा तो कभी भी फ्यूज कटने से घर का लाइन कटेगा, नहीं कटेगा। ये हमको समझना पड़ेगा कि फ्यूज का तार मेन तार से जोड़ा गया है, फ्यूज का तार मेन तार से जोड़ा गया है। इसी कारण जब फ्यूज जब कटता है तो पूरा घर का लाइन कट जाता है। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब देखिए फ्यूज बनता कैसे बनता है, तो टीना शीशा है ना, शीशा प्लस टीना है ना, टीन से दोनों मिला करके ये फ्यूज का तार बनता है, ठीक है। ये बनता है, ये अब याद रखिएगा। उसके बाद एक चीज और रखिएगा, जो लाइव तार होता है ना, विद्युत का जो लाइव तार समझते हैं, लाइव तार समझते हैं ना। 3 तरह का तार होता है, एक लाइव तार जिसको बोलते हैं लाल, है ना, ये होता है आपका लाल रंग का होता है ना। एक होता है उदासीन, क्या होता है, उदासीन होता है ना। और एक होता है अर्थिंग, क्या होता है, ये अर्थिंग, याद रखिएगा अर्थिंग जो होता है वो हरा रंग का होता है, ये होता है काला रंग का, है ना। ये होता है उदासीन जो होता है वो काला रंग का, और लाइव जो होता है वो लाल रंग का। तीनों का तार लिख दिए, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा बताइए, फ्यूज का तार जोड़ा था बिल्कुल गर्म, है ना, गर्म और विद्युत तार से, ठीक है। सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, और लास्ट क्वेश्चन आज का, है ना। बोला गया किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। अंतरिक्ष यात्री को, अगर आप अंतरिक्ष में तब की बात किया जा रहा है, जब आप पृथ्वी पर रहते तो ये बात नहीं होता है ना। पृथ्वी पर रहते हैं तो ये बात आपको नहीं होता, पृथ्वी पर रहते तो आपको नीला दिखता है। कैसा दिखता है, नीला। लेकिन आप अंतरिक्ष में है तब सोचना है ना। आप अंतरिक्ष में चल जाएंगे तब आपको सोचना है कि आकाश कैसा दिखेगा, तो आपको दिखेगा काला। और आप जब यहाँ पे रहिएगा तो आपको दिखेगा नीला, दोनों में अंतर होता है। वहां पर जब जाकर के देखते हैं अंतरिक्ष में तो वहां पे वायुमंडल नहीं होता। वायुमंडल जब नहीं होगा तो कैसा दिखेगा, आपको काला काला दिखेगा। लेकिन जब यहाँ पे रहिएगा आप तो समुद्री इलाका है, पूरा का पूरा नीचे क्या है, समुद्र है, टकराता है, तो क्या दिखेगा आपको, नीला दिखेगा, ठीक है। तो अंतरिक्ष यात्री को कैसा दिखेगा, काला दिखेगा, ठीक है। बिल्कुल सही आपका, ये इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अपने इतना साथ देखने के लिए, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, है ना। और ये आपको जो है लगातार आपको देखना चाहिए, है ना। इस तरह का सोल्यूशन आप अगर आप देखते हैं तो आपको एक नया आपके अंदर जो है सोचने की शक्ति बढ़ेगी, है ना। किताब में जब आप सेट्स लगाते हैं, किताब में सेट्स लगाने के बाद आपको कोई समस्या होती है तो बिल्कुल आप इससे जुड़ सकते हैं, ठीक है, जुड़ सकते हैं। अब देखिए आपका एक यहाँ पे आपके लिए एक यूनिक टेस्ट पास का व्यवस्था किया गया है ना, यूनिक टेस्ट पास का व्यवस्था किया गया है। इस टेस्ट के माध्यम से आपके पास 5000 क्वेश्चन यानी टेस्ट आपके पास पहुंचेगा। कितना टेस्ट, 5000 टेस्ट, अलग अलग एग्जाम के, डिफरेंट एग्जाम के, ठीक है। अगर आपको ये सेट चाहिए यानी ये क्वेश्चन चाहिए तो आपको इसमें जुड़ना पड़ेगा। किसमें, यूनिक ज्ञान ऑफिशियल ऐप, इसमें आप जुड़ते हैं और जुड़ करके क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। इसमें आपको मिलेंगे फ्री क्लासेस, ई बुक्स, है ना, टेस्ट सीरीज और बुक्स मिलेंगे, इतने सारे चीज आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। अगर कोई तरह का क्वेरी अगर करना है, किसी तरह का कोई जानकारी लेना है तो सीधा इस नंबर पे कॉल कर लेंगे, है ना। कॉल के माध्यम से हो या व्हाट्सएप के माध्यम से हो या टेलीग्राम के माध्यम से हो, आप इससे जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का क्लास, है ना। और कितना नंबर आपका आया है 20 क्वेश्चंस में से, आप ये भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक सभी को धन्यवाद। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।